नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया लाइव 7 में। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा डिजिटल चुनावी मंच बिहारी दंगल, निधि और शिवम सौरभ के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत खेत और खलिहानों का देश है। केवल खेत खलिहानों का नहीं, भारत इम्तिहानों का भी देश। जितने एग्जाम्स भारत में होते हैं उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। हर वक्त भारत के छात्र या तो परीक्षा दे रहे होते हैं या उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। फिर भी क्यों सरकार मिलकर अभी तक परीक्षा के लिए एक निर्णय नहीं ले पाई? इतने दिनों बाद भी क्यों एक नीति नहीं बन पाई? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एआईएसएफ से सूरज कुमार, एबीवीपी से आलोक कुमार, एडवोकेट आयुष आनंद और हमारे आज के विशेषज्ञ पार्थ सारथी। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल एआईएसएफ के सूरज कुमार से। सूरज जी, आपको क्या लगता है, सरकार के हिसाब से परीक्षा जरूरी है या छात्रों की जिंदगी? माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। निधि, शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, और साथ ही साथ नमस्कार करना चाहूंगा मैं इंडिया लाइव 7 के तमाम दर्शकों का जो अभी ये लाइव डिबेट देख रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा है, इससे तो सबसे पहले ये सुनकर हंसी आ रही है कि इसका जवाब ऑटोमेटिकली सबके सामने है। जिस तरह से एमएचआरडी और यूजीसी का लगातार सर्कुलर आ रहा है एग्जाम्स करवाने को लेकर, और वो अपनी जिद पर इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं, तो इस चीज से साफ झलकता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जो लाइफ है, जो हेल्थ है, वो खतरे में ना पड़े। उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। और इस चीज के ये तमाम परीक्षा करवाने को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, इसमें एक छोटी चीज है जो छूट रही है। हम सभी को गौर करना चाहिए। मैं जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, 10 दिनों के लिए पहले लॉकडाउन लागू हुआ था और हमारे यूनिवर्सिटी में सब बच्चों को सर्कुलर के माध्यम से बोला गया कि वे अपने अपने घर चले जाएं। जब 31 के बाद अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आएंगे, तो सभी लोगों ने सोचा कि ये 10 दिनों की छुट्टी है तो चले गए। वो अपने साथ ना तो अपना स्टडी मटेरियल ले गए, ना कोई बुक्स ले गए, और इवन कई सारे लोग अपना लैपटॉप तक नहीं ले गए। और उसके बाद लॉकडाउन लगातार बढ़ता चला गया, जैसा कि आप सब हम देख रहे हैं, 4 महीने से ज्यादा हो गया। अब ये बताइए, जो स्टूडेंट्स बुक के साथ नहीं गया, अपना लैपटॉप के साथ नहीं गया है, वो किस कदर तैयारी किया होगा? क्या वो इस अभाव में, क्या वो इस परिस्थिति में अब एग्जाम देने के लिए तैयार है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से? तो ये सरकार को और सरकार की ये जो शिक्षा संबंधी संस्थाएं हैं, चाहे वो एमएचआरडी हो, मिनिस्ट्री हो या फिर यूजीसी, इनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। मतलब उनके यहाँ कोई भी ऐसा एडवाइस देने वाला नहीं है कि ये छोटी सी बात पे गौर करे। तो मुझे तो यही लगता है कि सरकार स्टूडेंट कम्युनिटी के हेल्थ को लेकर कहीं से भी सक्रिय नहीं है, जिम्मेवार नहीं दिख रही है। ये उनका एक जीत है जिसे कंडेम करना चाहिए हम सभी को। आयुष आनंद जी, यूजीसी ने ऑनलाइन एग्जाम्स का ऑप्शन दिया है, लेकिन क्या हमारे पास इतने सटीक और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स अच्छे से पूरे देश में हो जाएगा? जी, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई है उसे हमें समझने की जरूरत है। केवल विरोध करने के लिए अगर विरोध करना है तब तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो ये कहता है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो आखिरी ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके कैरियर के 1 साल का बात है। आप उनको अगर पास कर रहे हैं तो बिना एग्जाम लिए किसी भी तरीके का एक टर्मिनल एट द एंड ऑफ देयर कोर्स आपको कोई एग्जाम लेना होगा। उसके बाद ही आप उनको बोल सकते हैं कि आपका अब हमारी यूनिवर्सिटी से रिश्ता खत्म, ये आपकी डिग्री रही, ये आपकी मार्कशीट रही, आप जाइए कहीं अप्लाई कीजिए, कहीं नौकरी कीजिए। अगर हम यूजीसी के जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जो अभी इसी महीने आई है उसको अगर हम देखें तो वो ये बिल्कुल नहीं कहता है कि केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा। जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है वो हाइब्रिड एग्जामिनेशन, मिक्स पैटर्न की बात बोल रहा है। मिक्स पैटर्न में 3-4 चीजों का ऑप्शन यूजीसी ने दिया है। यूजीसी ने बोला है
जैसे आप हम बिहार, इसमें बहुत जगह, मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ, आप मोकामा से हैं और भी लोग कहीं से हैं, हम लोग ऑनलाइन मीडियम पर आज एक डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो यूजीसी की जो रिवाइज गाइडलाइन है वो ये बोल रही है आप हाइब्रिड एग्जामिनेशन ले सकते हैं। इट मींस आप पेन पेपर पे लिख सकते हैं आंसर्स को और उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पीडीएफ फाइल को अपलोड करने में कितना ज्यादा इंटरनेट का यूज होगा मुझे नहीं पता, ये हर आदमी कर सकता है। और एक जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो फाइनल एग्जामिनेशन लिख रहा है उसको इतना तो इंटरनेट और इन चीजों की तो जानकारी होनी ही चाहिए। अगर ऐसी इतनी भी जानकारी या इंटरनेट के साथ वो फेमिलियर नहीं है तो आई थिंक सो उनको एजुकेशन रिवाइज करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी मेरा बस एक इसमें है कि जो एक चीजें हैं, जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उसको इसके समस्या के भी तरफ बातें करनी होगी। और जो मेन कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। ये बोलना कि किसी को एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए, बिना एग्जाम के सबको पास कर देना चाहिए, तब तो एक पूरे के पूरे बैच के किस्मत और उनके लाइफ के साथ आप खेल रहे हैं। आयुष आनंद जी, सूरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सूरज जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष आनंद जी, इंटरनेट चलाने की बात तब आएगी जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो। आपको पता है अभी बिहार में बाढ़ की जो समस्या है, आसाम में जो बाढ़ की समस्या है, और उसके बाद आप जम्मू कश्मीर के बारे में सोच लीजिए जहां पे इंटरनेट नाम की अभी कोई चीज है ही नहीं। वहां पे मतलब पूरा हटाया हुआ है 4G सिस्टम को। जब इंटरनेट रहेगा तब तो लोग अपलोड करेगा, तब तो एक्सेस करेगा। इसका मतलब आपकी जो शिक्षा की अवधारणा है, नहीं आपकी एक चीज बिहार और मैं आपके इस चीज पर, मैं आपके इस बात पे रिप्लाई कर रहा हूं कि आपने कहा कि जिसको इंटरनेट चलाना नहीं आता है, पीडीएफ अपलोड करना नहीं आता है, उनको लेसन डिवाइस करने, तो लेसन डिवाइस करने की जरूरत सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको है। आपकी जो अवधारणा है, आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें उसमें आपने आसाम को हटा दिया, बिहार को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को हटा दिया। आप पहले ये सोचिए कि भारत में जम्मू कश्मीर आता है कि नहीं, आसाम आता है कि नहीं, बिहार में आता है कि नहीं। अगर आता है तो तमाम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको ये स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए। आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। सूरज जी, आयुष आनंद जी आपके पास वापस लौटेंगे। जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है, जो लोग नहीं दे पा रहे उनके लिए फिर से एग्जाम होगा, उनके लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा। कृपया आप जाकर यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन पढ़िए, उन्होंने इन सारी चीजों को कंसर्न में रखा है और उसके लिए प्रावधान भी उस गाइडलाइन में है। आयुष आनंद जी आपके पास वापस लौटेंगे। उसका मतलब वहाँ एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसके लिए बाद में एग्जामिनेशन होगा। जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं उसके बाद में होगा, वो मेल लिखेंगे। ये सारी चीजें प्रोविजन है उसमें, आप एक बार पढ़ सकते हैं उसको खोल के। जी आलोक कुमार जी, अगर संसद नहीं खुल रहा, लोकसभा राज्यसभा के सत्र नहीं लग रहे हैं, तो छात्रों पर इस तरह का टॉर्चर कहाँ तक वाजिब है? नहीं, मैं सूरज जी की बात को सुन रहा था। जी हेलो, हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सूरज जी की बात को सुन रहा था। सूरज जी का क्या है कि इनका जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका ये अभी करना है कि सिर्फ विरोध करने का काम ही इनको करना है। चाहे वो सरकार कोई भी सुविधा दे, कोई भी चीज के लिए निदान करने के लिए तैयार हो, लेकिन इन लोगों का एक जो गैंग चलता है वो गैंग सिर्फ विरोध करने का ही है। सरकार की कोई भी नीति हो उसका विरोध हमको करना है। सरकार ने अब ये ठीक है, ये कह रहे हैं बाढ़ की अभी स्थिति है बिहार में, असम में, बहुत सारे राज्यों में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन यूजीसी तो ये नहीं कह रहा कि अभी मतलब एग्जाम लेना है हर हाल में। एग्जाम, जिन बच्चों का एग्जाम छूटेगा उनका एग्जाम बाद में भी लिया जा सकता है। और जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के मांग पे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी वहाँ पे शिक्षा नीति लागू किया है कि जो हम घर बैठे ओपन बुक एग्जामिनेशन की व्यवस्था की है। ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत भी एग्जाम लिया जा सकता है और क्वेश्चन पेपर ईमेल के माध्यम से सभी छात्रों को, सब छात्रों का ईमेल है और ईमेल के माध्यम से उनको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जी आपने जैसा कहा कि घर बैठे एग्जाम्स, आलोक जी आपने जैसा कहा कि घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉक टेस्ट लिया था कुछ ही दिनों पहले, उसको छात्रों ने मॉकरी टेस्ट का नाम दे दिया। जिस तरह से सर्वर क्रैश हो रहा था, क्वेश्चंस लोड नहीं हो रहे थे, प्रोफाइल नहीं खुल रहा था, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह हाल है तो आपको क्या लगता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में यूनिवर्सिटीज का क्या
इस तरह का हाल नहीं रहेगा? तो हम लोग आलोक जी, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप रिकनेक्ट कर लें एक बार। आलोक जी, मैं जवाब दे सकता हूँ। आलोक जी कनेक्ट जी हो जाएंगे। जी, पार्थ जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं? पार्थ जी, आवाज जा रही है? जी, क्वेश्चन रिपीट। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि घर बैठे हम एग्जाम्स दे सकते हैं, अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हाल में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉक टेस्ट लिया था, उसको छात्रों ने मॉकरी टेस्ट का नाम दे दिया। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में इतनी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन एग्जाम्स में, जहाँ प्रोफाइल क्रैश कर रहा है, साइट नहीं खुल रहा है, वहां बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेंगी तो क्या ऐसे हालात नहीं बनेंगे? जी मैडम, बिहार यूपी जैसे राज्यों में इस तरह का नया प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है मैडम, क्योंकि इसके पीछे 2-3 कारण है। अभी हम लोग नेटवर्क इशू से, सबसे बड़ा समस्या है कि नेटवर्क इशू से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेपर बनाते हैं, ईमेल से आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन आने के बाद खुलेगा, बनेगा, फिर ये लोग कहते हैं कि ओपन बुक सिस्टम होगा, तो यूजीसी एक बार कंफर्म नहीं है। कुछ नया चीज करने से पहले उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना है। जब आपके पास क्राइसिस आती है, संकट आती है, तो उसमें कुछ नया करेंगे तो वो नुकसान हो जाता है मैडम, क्योंकि इसके पीछे हम लोग जो देख रहे हैं कि बिहार में जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उसमें तो पहले से ही ओपन बुक सिस्टम चल रहा है, सिवाय पटना यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग तो वही परीक्षा दे रहे हैं। तो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग जो इस पर विचार कर रहे हैं, तो इंटरनली परीक्षा ले लें। इंटरनल परीक्षा के माध्यम से ही रिजल्ट जो लास्ट ईयर में है उनको प्रकाशित कर दिया जा सकता है। और हम लोग ऑनलाइन देने के समय में अभी हम लोग मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, फिर सारे बच्चों के पास इसके लिए सिस्टम चाहिए, तब हो पाएगा। अभी तो हम लोग ऐसे जगहों पर हैं जहाँ नेट नहीं है, बच्चों के पास सिस्टम नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन परीक्षा के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं मैडम। आयुष आनंद जी, अगर कॉलेजेस ऑनलाइन एग्जाम कराती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी भारत देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अपना पेट काट कर पढ़ा रहे हैं? उनके पास इंटरनेट सुविधा होना बहुत बड़ी बात है, स्मार्टफोन्स होना बहुत बड़ी बात है। उस वक्त अगर ऑनलाइन एग्जाम्स की बात अगर कॉलेजेस रखती हैं तो उन छात्रों के साथ बहुत बड़ी जागती होगी। नहीं, जाति तब होगी जब उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाएगी। और मेरे हिसाब से जो आपदा आई है, आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा कि हम जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति से यूनिवर्सिटीज और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। आज ये चुनौती है, ये इसको हम अवसर में भी बदल सकते हैं। हम कब तक रोना रोएंगे कि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और हमारे कॉलेजेस इस चीज के कैपेबल नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट और अदर स्टेट्स में हो सकती है, तो सितंबर तक का टाइम दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंस हाई स्पीड इंटरनेट के ही थ्रू कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए किसी स्पेशल टेलीकॉम कंपनी ने वहां नेटवर्क बिछाया है। तो अब डिमांड ये होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट को इंटरनेट फैसिलिटी का ऑप्शन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मुहैया करवाए। हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है। हम हर एक अवसर आया है कि जब बिहार के हर बच्चे, जो आप असम की बात कर रहे हैं, यहाँ के हर बच्चों को इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू बैठने का मौका मिले, हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी से अवगत हों। और ये अवसर आया, हमें डिमांड सरकार से करनी चाहिए, हमें डिमांड कॉलेजेस से करना चाहिए कि आप कृपया हमें ऐसा सर्वर मुहैया करवाओ, आप हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी करवाओ। ये होनी चाहिए कि मतलब एग्जाम बस सबको नंबर, तो ऐसा ही तो चला आ रहा है बिहार में आजकल। मेरे से कोई छुपा नहीं है, आप लोगों से भी नहीं छुपा है, बिहार के यूनिवर्सिटी में किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, कितने सीरियसनेस से एग्जामिनेशन होता है। क्लास 12 के बाद कहीं सीरियसली और तरीके से अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बिहार के हटा दें, तो कहीं अगर सीरियसनेस के साथ, स्ट्रिक्ट विजिलेंस के साथ यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन होता हो,
तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। तो इसलिए ऑनलाइन के तरफ हमें जाना चाहिए। अगर कुछ सीखने को मौका मिल रहा है तो सब लोग सीखेंगे। ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी जो ग्रेजुएशन में पढ़ना पूरा है, जिसके पास सबके पास है मैम, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं? सब फेसबुक अकाउंट पे है, सबके पास फेसबुक अकाउंट है, पीडीएफ अपलोड करना इट्स नॉट अ बिग डील। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हम तो ऑनलाइन करेंगे ही नहीं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मनीष कुमार जी, आयुष आनंद जी की बात पर आप कितना सहमत हैं? मनीष कुमार जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं अभी आयुष जी का सुना और अन्य साथी का भी सुना। मैडम, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि हम इनके बातों से सहमत है या ये किन लोगों की बातों से सहमत है। सवाल यहाँ पे है कि जो पूरे देश के अंदर जो करोड़ों छात्र हैं, छात्रों की समस्या क्या है, इन बातों को लेकर के हम सब लोगों को गंभीर होना चाहिए। मैं आयुष जी की बातों से 100% सहमत नहीं हूं, इसलिए कि अभी के समय में 15 लाख लगभग में संक्रमित पेशेंटों की संख्या इस देश के अंदर हो चुका है और तकरीबन प्रत्येक दिन अगर आप जो डाटा देखें तो प्रत्येक दिन इनकी संक्रमण का दर जो है, ठीक है, जो रिकवरी हुए वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो रेट है, जो संक्रमण का, वो रेट बढ़ रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि हम साइबर कैफे से ही तो जाकर के ऑनलाइन एग्जाम देंगे? बिहार के अंदर कितने जिले में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ये किन्हीं से छुपा नहीं है। अभी आपने चर्चा की दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं दिल्ली का इंचार्ज रह चुका हूं NSUI का। वहां पे जो वहां की हालात थी मैडम, ऐसा हालात था कि हिस्ट्री के जगह सोशियोलॉजी का क्वेश्चन खुल रहा था, मैथमेटिक्स के जगह मैथिली का क्वेश्चन खुल रहा था, संस्कृत के जगह एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन खुल रहा था उनकी वेबसाइट पे। यहाँ तक देखा गया कि 1970 के दशक का जो क्वेश्चन वहां पे उनकी वेबसाइट पे आ गया था। तो जब दिल्ली विश्वविद्यालय देश के सबसे सुपर विश्वविद्यालय है, वहां की स्थिति इस तरह है, उसके बाद उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट सबसे पहले तो क्रैश हो जा रहा था, खुल नहीं रहा था, इतनी सारी दिक्कतें स्टूडेंट के बीच में आ रहा था कि लास्टली उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा। आयुष जी, आप एडवोकेट हैं और हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरे दिल्ली के अंदर एग्जामिनेशन पे स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया, मामला कोर्ट में अभी चल रही है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हम लोग 4G में है, 5G में आना चाहिए, बिल्कुल हम इन बातों में कहीं, चूंकि दूरदर्शी सोच और अत्याधुनिकता आनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर, लेकिन अभी जो मसला है उस मसला को देखना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े जो सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन जी, इतने क्वारंटाइन में रहते हैं, इतने सेपरेट रहते हैं, उनको कोरोना हो जा रहा है। हम छात्र आखिर कहाँ ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए तो साइबर कैफे ही जाएंगे ना। इन्हीं के घर में हर बच्चे के पास तो लैपटॉप है नहीं, मोबाइल से एग्जाम दे नहीं सकते हैं। तो इन बातों को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए। और एक और बात मैडम, जो सोचने वाली बात है और गंभीर बातें हैं, इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि देश की तमाम IITs जो कि एग्जाम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, IIM, कई IIM, कई जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एग्जामिनेशन को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। जब इतने सुपर इंस्टीट्यूट अगर 1 साल के लिए स्टे कर सकता है, गुजरात सरकार वहां पे हमारी संगठन लड़ाई लड़ रही है, राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो तमाम एग्जामिनेशन था उनको कैंसिल कर दिया है, छात्रों को जनरल प्रमोशन दे करके उनको आगे प्रमोट करने की बात कर रहा है। सबसे पहले इस देश के अंदर जान बचाना, अगर जान बचेगी तो आगे हम पढ़ेंगे भी, आगे हम लड़ेंगे भी, आगे हम जॉब भी करेंगे। अगर जान ही नहीं बचा तो आखिर एग्जाम कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल है। पीयूष कुमार जी, जिस राज्य में सरकार कोरोना मरीजों को बेड मुहैया नहीं करा पा रही है, वहां इस आपदा के समय में इंटरनेट सेवा दे पाएगी आयुष आनंद जी के हिसाब से? आपको कहां तक सही लगता है? मुझे तो आयुष आनंद जी की बात सुनकर हंसी आ रही थी कि आपकी आवाज बहुत, तो कोरोना महामारी है। अभी आवाज आ रही है? आपका ईयरफोन शायद प्रॉब्लम दे रहा है, आप ईयरफोन निकाल के बताएं। जी, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आप बोलिए। मैम, ये आयुष आनंद जी की मैं बात सुन रहा था, तो ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, नया नया टेक्निक आना चाहिए, बच्चे नए कुछ सीखने चाहिए। लेकिन मुझे ये बात बताइए आयुष आनंद जी, ये बिहार में ये इतना, मतलब हर दिन कुछ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, बाढ़ आए हुए हैं उत्तर बिहार में, सरकार का इस आपदा पर कोई ध्यान नहीं है।
तो ये यूजीसी एग्जाम के लिए क्या व्यवस्था कराएंगे? ये पटना के या गया के कहीं के भी एसपी और डीएम द्वारा इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं, ये क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करेंगे? बच्चा का भविष्य, जब इनको बच्चे के जान का कुछ पड़ा नहीं है, एग्जाम को लेकर क्या बात करेंगे? मैं जवाब दे सकता हूँ। यहाँ तक यह 13 डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। हर दिन सैकड़ों केसेस, हजारों केसेस बिहार में आ रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कई यूनिवर्सिटियां में कोरोना है, उसके वजह से यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया, और आप ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और उसके बाद यूजीसी का एग्जाम लेना चाहिए। कहाँ से पॉसिबल? बिहार और नहीं लगता, खासकर बिहार में ऐसा संभव नहीं है। जी सूरज जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। जी निधि, बस मैं एक मिनट लूंगा। सबसे पहले मैं आलोक जी के बातों पर रेस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आलोक जी, आपने कहा कि मैं ऐसी पार्टी से हूं जिसका काम ही है सिर्फ विरोध करना। सबसे पहले मैं आपका ज्ञानवर्धन कर दूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैं संगठन से जुड़ा हूं, और पार्टी और संगठन में बहुत फर्क होता है। ये आप अपने मेंटर से, एबीवीपी में अगर कोई आपके मेंटर होंगे, ठीक है, उनसे आप पूछ लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बीच में टोका नहीं, आप अपनी बात रख लीजिएगा। दूसरी बात कि आप दोबारा यहाँ पे जुड़े हैं डिबेट में, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और चिंता मत कीजिए, हमारी देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि इंटरनेट चला जाता है। जैसे आप 10 मिनट बाहर हो गए हैं इंटरनेट चले जाने के कारण, उसी तरह से इंटरनेट की जो व्यवस्था है उस कारण स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम इस चीज को समझना होगा। नहीं करते हैं, इतना आपको मैं बता दूं। मैं भी ऑनलाइन एग्जाम का समर्थन नहीं कर, और अपने विश्वविद्यालय में इसीलिए ट्विटर पे लगातार 2 दिनों 3 दिनों तक शेम ऑन एबीवीपी ट्रेंड किया, और इसे कोई पार्टी संगठन के लोग ट्रेंड नहीं करवाए। जो देश का आम स्टूडेंट्स था उन्होंने ट्रेंड करवाया। उनका गुस्सा दिख रहा था कि अपने आप को देश का सबसे बड़ा संगठन मानने वाले, सबसे बड़ा संगठन मानने वाला ये संगठन स्टूडेंट्स के एग्जाम के ऊपर चुप है। सरकार के पास जाके नतमस्तक है, वो सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए आपका जो सरदार है वो गैंग पे बात मत कीजिए, आप एग्जामिनेशन पे बात कीजिए। मेरा गैंग कौन है नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। अभी डिबेट का जो विषय है वो स्टूडेंट का और एग्जामिनेशन है, उस पर बात कीजिए। उस पर बात कीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन ली जाए। आपका इंटरनेट अभी भी चला जा रहा है। आलोक कुमार जी, मैं आपकी पार्टी से जिसकी अभी सरकार है। एक मिनट सूरज जी, आलोक कुमार जी एक मिनट। पीयूष जी प्लीज अपना माइक बंद कर रहे हैं। पीयूष जी अपना माइक बंद करने करें। पीयूष कुमार, हाँ सूरज जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप जैसे अभी इंटरनेट चला गया, ठीक है, तो ये यही देश में हो रहा है, इसको समझिए। और मैं सबसे पहले आयुष आनंद जो कह रहे थे कि सरकार बात करेगी, हर राज्य में हाई स्पीड का इंटरनेट दिया जाएगा, मतलब ये तो उसी के समान है जैसे 15 लाख आ जाएगा मोदी जी के अकाउंट में, फिर बाद में जुमला साबित हो जाएगा। और मैं तो बीजेपी से, जिसके भी सरकार है, उससे सबसे पहले यही मांग करता हूँ कि वो आलोक कुमार जी का इंटरनेट पहले सही कर दे, उसके बाद देश का इंटरनेट सही करेंगे वो। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप जो बोल रहे हैं उसको सुन करके, देख करके यहाँ जो दर्शक हो वो भी हंस रहे होंगे। और मेरा गैंग कौन है, मेरे गैंग का सरगना है, ये छोड़ दीजिए, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे फोन पे। सूरज जी आपके पास स्टूडेंट के सवालों पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आयुष आनंद जी, जिन कॉलेजेस ने ऑफलाइन एग्जाम्स लेने का निर्णय लिया है, उनके एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स तो हर जगह से आएंगे। जो लोग अपने अपने घर वापस चले गए थे वो वापस वहां आएंगे सेंटर पे। तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा? और अगर किसी छात्र को वहां पर परीक्षा देने के बाद कोरोना पॉजिटिव निकल आता है, अगर वो बीमार हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नहीं, ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो नहीं सकता है सेंटर वाइज। अभी इस सिचुएशन में आज एमएचए का अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आई है
अगर हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं तो तथ्यों पर करें, ऐसी बातों पर करें जो हो रहा है। और यूजीसी ने क्या बोला है, एमएचए ने क्या बोला है, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात ही नहीं की है यूजीसी ने। यूजीसी ने ऑप्शन दिया है, यूजीसी ने सजेशन दिया है, यूजीसी ने कंपल्सन नहीं किया यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अगर कुछ यूजीसी बोलता है तो वो अपने आप में ही कंपल्सरी हो जाता है। नहीं, ऐसा कैसे होता है मैम? यूनिवर्सिटी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजीसी के कंपल्सन से नहीं बना है, एकेडमिक और करिकुलम में बना हुआ है। दूसरी बात यूजीसी ने बोला है आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करवा सकते हैं एग्जामिनेशन। सितंबर एक डेडलाइन दिया है कि आप हाइब्रिड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, तो हाइब्रिड करवा सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है आप पेन पेपर पे एग्जामिनेशन लिखिएगा, आपको इंटरनेट नहीं चाहिए। जो भी रिटन एग्जामिनेशन कागज पे लिखिएगा, केवल एक ही जगह इंटरनेट का यूज होगा, उसको स्कैन करके अपलोड करने में। स्कैन करके अपलोड करने में ग्रेजुएशन का मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा, अगर ग्रेजुएशन में आने के बाद बिहार का अगर कोई बच्चा, जैसे सूरज जी बोल रहे हैं, उनको 5 पन्ने या 10 पन्ने का आंसर शीट मोबाइल से स्कैन करके अपलोड करने अगर वेबसाइट पे नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि 21st सेंचुरी में उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने का भी अधिकार है। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि आपको बात ये करनी चाहिए कि सरकार किस तरह से एग्जामिनेशन करे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? के पास क्या सॉल्यूशन है? जो फाइनल एंड टर्म के पीयूष जी अपना माइक, एंड टर्म के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? सूरज जी को क्या लगता है बेस्ट क्या होना चाहिए? अगर पीयूष कुमार जी ईयरफोन निकाल के आप जवाब दें, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ईयरफोन निकाल कर पीयूष जी। आयुष आनंद जी बिना मार्कशीट के आप फाइनल ईयर के आयुष आनंद जी हो गई तो उसका तो कैरियर बंटाधार है। तो इसलिए मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट चाहिए तो असेसमेंट चाहिए। असेसमेंट के तरीके पे बात हो सकती है, असेसमेंट के तरीके क्या होने चाहिए ये बताइए आप। ये तो बोलिए आयुष आनंद जी, मार्कशीट किस तरह बने मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऑनलाइन आयुष आनंद जी, मेरा ये कहना था कि यूजीसी इतना बेचैन क्यों है परीक्षा लेने के लिए? हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इतना बेचैन क्यों है। जब आईआईटी और आईआईएम अपने परीक्षा को 1 साल के लिए डिले कर रहे हैं, तो यूजीसी को क्या है? अगर फाइनल ईयर के जो यूजीसी को कोई बेचैनी नहीं, तो उन्होंने बोला है सितंबर तक करिए, नहीं कर सकते हैं तो दिसंबर तक करिए। उन्होंने एक एडवाइजरी एमआईटी और दूसरे जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है, भारत को विश्व गुरु बनना है तो उन्हें दुनिया में के हिसाब से चलना होगा। उन्होंने बस सजेशन दिया, यूनिवर्सिटी के ऊपर है। आयुष आनंद जी बार यूं तारीख बदलना, आयुष आनंद जी बार तारीख बदलने से आपको नहीं लगता छात्रों नहीं, तो इसके लिए ये उचित समय नहीं है ना? क्या सॉल्यूशन है आप बताइए, क्या सॉल्यूशन है? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को किस तरह से मार्क्स दिया जाए आपके हिसाब से? निधि मैम बताइए, सूरज जी बताएं। मैं बता रही हूँ जी, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। कैसे अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है आयुष आनंद जी, उसको आप इंटरनल असेसमेंट पर प्रमोट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर वो इंसान थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो आपको नहीं लगता फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट ने ज्यादा समय बिताया है कॉलेज में, तो इंटरनल असेसमेंट का ज्यादा हक बनता है? बहुत सारे बैकलॉग्स होते हैं, बिना मार्कशीट के आप उसको नहीं दे सकते इंटरनल। सूरज जी क्या कहना चाहते हैं आप? नौकरी नहीं मिलेगी अच्छे जगह, केवल डिग्री देने के लिए डिग्री दे देना है तो अच्छा है, लेकिन वो इंटरव्यू जाएगा तो उसमें दिक्कत होगी। मार्कशीट चाहिए फाइनल ईयर में, जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का बैकलॉग से। सूरज जी क्या कहना चाह रहे हैं इस पे बताइए। क्या है, आयुष आनंद जी ने कहा कि जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको अगर इंटरनेट चलाने नहीं आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी जो केंद्र की सरकार है उसमें कई सारे मिनिस्टर को मीटिंग करने नहीं आता है। हाँ, तो उनको नहीं बनाने नहीं आता है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। और आप कह रहे हैं भारत जो है यहाँ के स्टूडेंट्स की लाश पर से विश्व गुरु नहीं बनेगा। हमें विश्व गुरु बनना होगा तो हमें हमारे मजदूरों के बारे में सोचना होगा।
स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बारे में सोचना होगा, ठीक है। उसका सुनिए उसका एक अल्टरनेट है। मैं ये बता रहा हूँ, जैसा कि निधि जी ने कहा, जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पे पास किया जा सकता है, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट या जो भी टर्मिनल स्टूडेंट, उनको क्यों नहीं पास किया जा सकता है? या फिर इससे भी अगर कोई अच्छी व्यवस्था है तो यूजीसी एक्सपर्ट्स को बुलाए और स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कोई अच्छी नीति बनाए। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। आप यूजीसी को आप डिफेंड कर रहे हैं, यू आर डिफेंडिंग योर एमएचआरडी एंड यूजीसी। आप स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ रहिए, सरकार की चापलूसी मत कीजिए। आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। If they are giving examination at their home, how is the issue of corona come in between? आप अपने ही बात में फंस रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि सारा एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, अब कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट घर में बैठ के एग्जाम देता है तो वो ऑनलाइन कैसे होगा? हाइब्रिड है, उससे क्या खतरा है? घर में बैठ के पेपर आपको उसमें कहाँ कोरोना से आपको टक्कर हो जाएगा? अब बैंक से इस एग्जाम की तुलना नहीं कर सकते हैं। बैंक का 1 डे एग्जाम होता है, वो आपका मेंटली ज्ञान को नहीं चेक करता है। आपको यहाँ आप यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां लेते हैं और वो बैंक के एग्जाम से अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो आपके जब कॉपी चेक होते हैं तो उसे बहुत सारी बात वो चेक करते हैं। अब आप 1 डे एग्जाम से जब आप 1 डे एग्जाम से इसकी तुलना करने लगेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और मेरा आलोक जी से एक क्वेश्चन था, लोड कर देता है, हम दिन रात फोटो मैसेजेस पीडीएफ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, सेम बैंडविड्थ लेता है। उसको हमको अगर वेबसाइट आलोक जी के पास, आलोक जी बात जा रही है जी? सुन पा रहे हैं, हाँ बताइए। आलोक जी, आप अपने यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी को देखिए और फिर ये बताइए कि आज के डेट में मिथिला यूनिवर्सिटी को देखते हुए आप ये बताएंगे कि ऑनलाइन परीक्षा लेना क्या पॉसिबल है? अगर है तो आप इसको डिफाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कोई बात ही नहीं की। हम लोगों ने छात्रों से सुझाव लिया। ये लोग जो सूरज जी के और एनएसवाई के सारे लोग ये एग्जाम को लेकर कर रहे थे, प्रमोट थर्ड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की सिफारिश कर रहे थे। क्या वो अभी के जो वर्तमान जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो एग्जाम दिए हैं इस बार, मतलब एग्जाम देना है जिनको, उनको किस तरह से, जो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जिनका कम मार्क्स आया वो पार्ट 3 में अच्छी मेहनत करके आए हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, और सबको एक साथ प्रमोट कर देना ये कहाँ का ये है? हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ हैं और हम लोगों ने सुझाव भी लिया और हम लोगों ने सुझाव विश्वविद्यालय को छात्र संघ मिथिला विश्वविद्यालय ने दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लेना है। इसके लिए हम लोगों ने पत्र भी दिया है, कहिएगा तो पत्र में उपलब्ध करवा दूंगा कि छात्र संघ का स्टैंड रहा है एलएनएमयू में खास करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो। जी। और कोरोना काल में अगर हम कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं तो ये उसके लिए उचित समय नहीं, जब समय सामान्य होगा तब हम इस पर नया इनोवेशन कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास व्यवस्था है अभी हम उसी में जिएंगे। अभी हम लोग के पास ये जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में डिग्रियां हो ही। अगर हमारे पास डिग्रियां आ भी जाती है तो हम हायर एजुकेशन के लिए कहाँ एडमिशन लेंगे? सारे संस्थान तो बंद है। तो अगर हमें डिग्रियां मिल भी जाती है तो हम उस डिग्री का क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? ये तो हमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। आप किसके अगेंस्ट हैं? गाइडलाइन पे हमारी चर्चा है आज के डेट में, या मतलब अपने मन से सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या है यूजीसी का गाइडलाइन? आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उस चीज के बारे में पहले जानिए। क्या ऐसा एक मिनट आयुष जी आप एडवोकेट हैं, एक चीज को समझिए, भारत एक विविधतापूर्ण धरा देश है। आप लिखी नहीं आपको, आप लोग, अरे भैया साहब, आप यूजीसी का गाइडलाइन पढ़ के आइए, आप इस देश की परिस्थिति को पढ़िए। देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे जो डाइवर्स सिचुएशन है आप उसको पढ़िए। मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा, या तो आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। एग्जैक्टली बोलिए, आपको यूजीसी के किस गाइडलाइन से प्रॉब्लम है?
ऐसे मत बोलिए कुछ भी कि गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? मुझे इसी चीज से प्रॉब्लम है कि इस महामारी के दौरान यूजीसी और ये सरकार एग्जाम कराने के लिए इतनी आमादा क्यों है। मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है और किसी बात से प्रॉब्लम। गाइडलाइन आप देखिए, गाइडलाइन के पॉइंट्स आप देखिए और सुनिए। और आपको क्या लग रहा है आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो देश में जितना 135 करोड़ लोग है सबका इंटरनेट ठीक चल रहा होगा। ये आलोक जी का बताइए इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। सरकार सुनिए, यूजीसी अगर अभी आलोक जी का एग्जाम ले ले तो आलोक जी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपको आलोक जी की चिंता नहीं है, आलोक जी का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। आलोक जी इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी चिंता मत कीजिए। मनीष जी क्या कह रहे हैं आप? आयुष आनंद जी आयुष आनंद जी दूसरों को आयुष जी आलोक जी, हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा आप लोग बोल लिए हैं और चूंकि मेरा नेट कनेक्टिविटी भी बीच बीच में कट जा रहा है। सवाल है कि यहाँ 4 लोगों की डिबेट ये नेट कनेक्टिविटी के कारण आधे घंटे 1 घंटे की डिबेट नहीं हो पा रही है, तो आप बताइए 3 घंटे की एग्जामिनेशन कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, मैं अभी सुनिए आयुष जी सुनिए, देखिए आप सिर्फ बोल रहे हैं ना, सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए अरे भैया सुनिए ना, ऑनलाइन है तो आप आलोक जी दरभंगा में है, हम सहरसा में है, आपके पड़ोस में है। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है सहरसा और दरभंगा के बीच की, और बाढ़ वाले एरिया से मैं आ रहा हूँ। आज मैडम मैं आपके लाइव डिबेट शो ज्वाइन करने के लिए मैं टाउन आना पड़ा हमें, जो कि तकरीबन हमें 40 किलोमीटर चल के आना पड़ा। और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हूँ और हेडक्वार्टर से नेट कनेक्टिविटी का ऐसा मामला है कि हमको लग रहा है 37 मिनट 35 मिनट की शो में 5 मिनट भी मैं इसमें अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ। 5 मिनट रहते हैं फिर इसके बाद बाहर हो जा पड़ा। तो आलोक जी और आयुष जी, सवाल ये नहीं है कि देखिए यहाँ एबीवीपी एनएसयूआई या मान के चलो आप एआईएसएफ की बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल है करोड़ों छात्रों की भविष्य की बात है। आप ऑनलाइन एग्जाम, आलोक जी कह रहे थे हम ऑनलाइन एग्जाम के विरोध है, तो आप सपोर्ट किसके हैं? ऑफलाइन एग्जाम कैसे होगा? अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए तो आप बताइए कि ऑफलाइन एग्जाम क्या अभी के सिचुएशन में हो सकता है? आपके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी के 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए वर्चुअल रैली करने में। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए। और आपके प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हमारे कोई प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नहीं है। आपको बता दें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सलेश्वर जी हैं, विद्यार्थी परिषद के हैं। ठीक है, आगे आप बताइए। भैया तो आप बीजेपी का विरोध करते हैं, बताइए आप करते हैं विरोध बीजेपी का? किसी का ना हम क्यों विरोध आप कीजिए एमएचआरडी का नहीं, आप ऑनलाइन एग्जाम के अगर खिलाफ है भी गलत नीति बीजेपी एमएचआरडी। अरे आलोक जी किया है, आलोक जी एमएचआरडी अरे विरोध नहीं करता है। वो तो आप सुशील मोदी का भी कर रहे हैं, लेकिन जब चंदा कम हो जाता है नागपुर जाने के लिए तब विरोध होता है, उसके बाद विरोध खत्म हो जाता है। मिलता होगा ना। अरे महाराज कहेगा चंदा मिलता होगा, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए ना लोगों का। आप बीजेपी का विरोध, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं मैं भटक नहीं रहा हूँ। मुद्दा ये है, ये बताइए। अरे सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। तो एमएचआरडी, आप ऑनलाइन एग्जाम का अगर आलोक जी विरोध करते हैं तो कीजिए एमएचआरडी का विरोध। क्यों नहीं करते अभी तक? एमएचआरडी तो बोला है ना कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। चाहते हैं पूरा देश आपके पप्पू के तरह, आप चाहते हैं कि पूरा देश पप्पू बन जाए। अरे तो फेंको, अरे सुनिए ना, अरे तो आपके जो फेंकू साहब है, अब बताइए वो कहाँ है? अभी देश घूम रहे हैं क्या? वो देश घूम रहे हैं, एग्जामिनेशन कैसे होगा आप बताइए? आप ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। भाई साहब आलोक जी आप 1 मिनट सुन लीजिए, बतौलेबाजी की कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर धैर्य से सुनिएगा, अगर तथ्य के साथ डिबेट हो तो हमें लग रहा है कि अच्छा लगेगा, ठीक है ना? डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस कैसे बताइए ना, कैसे देश की कैसे होगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन? अगर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या अभी इस वैश्विक एपिडेमिक में ऑनलाइन परीक्षा लेना क्या सही है? अभी के समय में बिल्कुल नहीं है ऑनलाइन परीक्षा लेना सही है गलत है, इस पर आप बिल्कुल नहीं है। परीक्षा लेना ही नहीं सही है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में जो लोग घर में अकेले सेपरेट रह रहा है उनको कोरोना हो रहा है।
बगैर सिम्टम, इनका कोई सिम्टम नहीं है। आप बताइए अमिताभ बच्चन जी कौन सा सभा में गए, कैसे उनको हो गया कोरोना? अमिताभ बच्चन जी के पूरे परिवार को कोरोना हो गया। क्या वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अभी? जब देश के सबसे बड़े हस्ती अगर सुरक्षित नहीं है तो बिहार में तो ऐसे भी भगवान भरोसे राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कितनी टेस्ट हो रही है। हमारे बगल के सुपौल जिला है, सड़क पे एक कोरोना पॉजिटिव दम तोड़ दिया ऑक्सीजन के अभाव में। बताइए अगर एक छात्र भी किसी सेंटर पे, निधि जी अगर एक छात्र भी किसी सेंटर पे कोरोना पॉजिटिव हो गया, अभी आलोक जी कह रहे थे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करके एग्जाम लेंगे। अगर मान के चलिए इनके दरभंगा के अंदर अगर LNMU के किसी सेंटर पे एक अगर स्टूडेंट अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो क्या उस सेंटर के तमाम छात्रों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जरा ये चीज हमें समझा दीजिए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई बीमार हो जाता है आलोक जी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके स्वास्थ्य मंत्री है 13 साल से। UGC कौन? जी वही तो, आज बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कहीं ऑक्सीजन नहीं है, पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही कुछ कहा जा रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था इनके अस्पताल में नहीं है। यहाँ मैम मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन परीक्षा कहीं से गलत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभी अनुकूल समय नहीं है। जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक बना लेंगे तो हम ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं। आपका क्या कहना है? पीयूष जी कहिए। पीयूष जी मेरी आवाज जा रही है? सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन, क्या आवाज क्लियर आ नहीं रही है? इस कोरोना महामारी में जब हमारे पास संसाधन कम है और ऐसे समय में हमें ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा कहीं से गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन हमारे पास संसाधन का अभाव है और अभी हम एकाएक अपने संसाधन को इस एपिडेमिक में बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे समय में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकती है। भविष्य में ये अच्छा ऑप्शन है, लोगों का समय का बचत होगा, लोग स्मार्ट होंगे, तब हम ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम भविष्य के लिए योजना सही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में परीक्षा लेना मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन है तो स्टूडेंट के छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टूडेंट और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई यहाँ पर अस्पताल में कोई बढ़िया जगह है। यहाँ पर जिसको कोरोना हो रहा है वो जाके मतलब ऑक्सीजन किट तक नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। जब यहाँ लाखों लाख लोग स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे, उनका सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ध्यान रखा जाएगा? यहाँ सरकार को ना इलेक्शन कराने से फुर्सत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, दूसरे के फायदे से कोई मतलब नहीं है इनको। यहाँ बाढ़ आया मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि 13 जिले में, बिहार जो 13 जिले में बाढ़ से प्रभावित है, वहां के लोग कैसे एग्जाम देंगे? अगर ऑनलाइन भी एग्जाम लिया जा रहा है तो एग्जाम कैसे देंगे? जहां नेटवर्क नहीं ढंग से पहुंच रहा है, इंटरनेट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, वहां ढंग से एग्जाम कैसे लिया जाएगा? मैं आयुष जी की बात सुन रहा था, एडवोकेट हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि वहां पे जहां पर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कैसे चलेगा वहां? मनीष जी जी मैडम बोला। UGC ने लाइफ इज अ रेस, कोई ये फर्क नहीं पड़ता सेकंड कौन आता है, फर्स्ट को ही लोग याद रखते हैं। इस मोटो को लेकर आगे तो नहीं बढ़ रहा है कि इंडिया को कोरोना रेस में अगर सबसे नंबर 1 होना है तो स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलाकर सबसे ज्यादा कोरोना रेस में नंबर 1 हो जाएंगे अमेरिका से आगे, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल मोदी जी और ट्रंप जी का रेस चल रहा है मैडम। अगर ट्रंप अभी सबसे टॉप पे है तो फिर मोदी जी भी टॉप पे आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और नोटबंदी, बिल्कुल आप गौर कीजिएगा, नोटबंदी में जितना बार रूल बदला गया था और GST का जितना बार रूल बदला गया था, इस लॉकडाउन का भी रूल उससे ज्यादा बार बदला है। जब 543 लोगों की, जब 543 और 700 लोगों की संसद भवन ये नहीं चला रहे हैं, जब बिहार के विधानसभा नहीं चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ है, इनके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, जब इनकी कोई और ठिकाना नहीं है, तो ये करोड़ों छात्रों को आखिर कैसे मतलब कि मौत के मुंह में धकेल रहा है? हमें तो लग रहा है कि इन लोगों की थोड़ा भी मतलब नैतिकता खत्म हो गई है इनकी। आप अगर मोदी जी अगर MHRD या UGC को इतना ही ज्यादा अगर जल्दी है तो सबसे पहले छात्रों के एग्जाम से ज्यादा
अभी बजट सत्र नहीं हुआ है, आप खोलिए लोकसभा, खोलिए, आप जाइए लोकसभा में, क्यों नहीं जा रहे सदन? बिल्कुल। अब मानसून सत्र होना है, लोकसभा में जाने से उनके जान पर खतरा है, लोकसभा में जाने वही से तो उनके जान पर खतरा है, और अपने जान पर खतरा ले नहीं सकते हैं। अपने जान पर खतरा, स्टूडेंट मर जाए, बिहार जनता मर जाए, कोई मतलब नहीं है, अपने जान पर खतरा नहीं ले सकते हैं। आज बिहार सरकार जी, आज बिहार सरकार, अभी आयुष जी यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ा रहे थे, साहब एडवोकेट है, हम भी एडवोकेट है, ठीक है ना, हम भी लॉ की पढ़ाई किए हैं, एलएलएम किए हैं। सवाल एडवोकेट आप हैं, लेकिन ये नहीं है कि यूजीसी की गाइडलाइन कौन कितना पढ़ा है। कह रहा हूँ सर कि लोगों को कोरोना हो जाए और लोग मतलब अपने जान पर बाजी लगाकर एग्जामिनेशन दे, मुझे बिल्कुल गलत। आयुष जी क्या बिहार की कैसे लिया जाएगा, जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है? आप कह रहे हैं कि 5 पेज इंटरनेट पर अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये बात बताइए 13 जिलों में, बिहार के 13 जिलों में एग्जाम कैसे लिया जाएगा? जी जवाब दीजिए इसका। पीयूष जी एक करके कृपया एक करके बोले। जी आयुष जी बोलिए। आयुष जी 1 मिनट, मैं अपनी बातों को खत्म कर लेता हूँ। आप ये बताइए ना कि मानसून सत्र अगर छात्र के लिए जितना जरूरी एग्जाम देना है, किसी भी राज्य या देश के लिए उतना जरूरी वहां का संसद या फिर विधानसभा का चलना है। क्योंकि वहां की तमाम अभी बजट की सेशन होना था, मानसून सत्र होना था, ये 2 सत्र कैंसिल हुआ है। क्यों? करना चाहिए ना। आप छात्र को तो बोल रहे हैं, आप कीजिए। आप तो ज्यादा संख्या है भी नहीं, 243 एमएलए है बिहार में और एमएलसी है, 70-75 एमएलसी होंगे, सब मिल करके आप चलाइए, उसके बाद छात्र एग्जाम देंगे। मैं बोलूं आयुष आनंद जी, छात्र टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं। किसने बोला है छात्र टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है? किसने बोला है कि सारे तो छात्र परीक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? आपको बीजेपी ने बोला सर, आपके बीजेपी ने बोला अगर चले तो ये कोरोना का वैक्सीन का जांच स्टूडेंट पर करा दें। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म खत्म करके सबको फिर से आयुष आनंद जी, अगर किसी ने बोला नहीं तो किसी ने उसका विरोध भी तो नहीं किया। आयुष आनंद जी, अगर किसी ने बोला नहीं तो उसका विरोध भी तो नहीं किया किसी ने। जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो चीज होनी ही नहीं है। आपको कैसे नहीं होनी? आप एग्जाम कैसे होगा? आप हमें समझाइए आयुष जी। समझाने की ऑनलाइन हाइब्रिड एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? हाइब्रिड एग्जामिनेशन का मतलब ना ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना ही ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। इसका मतलब है ये लिबर्टी दी, और यूजीसी ने ऐसा नहीं बोला कि आपको ऐसा करना ही। इसका मतलब है आप अपने घर पे बैठ के क्वेश्चन आंसर करो, कॉपी में लिखो और उसका स्कैन फोटो खींचकर हमें भेज दो। इसमें कहाँ मिल गए, कहाँ कैसे भेज देगा? कैसे भेज देगा? ये आलोक एबीवीपी के जो आलोक है वो भेज पाएंगे? बताइए कैसे भेज देगा? अभी आलोक जी का इंटरनेट बताइए, आलोक जी से अगर हम अभी मंगवाए तो वो भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। देखिए नहीं तो फिर से एग्जामिनेशन होगा। ये कोई बात नहीं कि मैं समाप्त करते हुए एक आखिरी कमेंट एक आखिरी कमेंट यहाँ पे रखना चाहूंगा मैं, निधि जी, मैं एक आखिरी कमेंट रखना चाहूंगा कि ये सरकार और सरकार की जो भी संस्थाएं कोई भी फैसला लेने से पहले सोचती नहीं है। लॉकडाउन लागू हुआ, मजदूरों की क्या हालत हुई, कई सारे मजदूर रास्ते में ही मर गए, भूख से, ट्रेन से कट के। वही हाल ये लोग करवाना चाहता है स्टूडेंट्स का। मनीष जी यही लोग हाल करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स का। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं विश्वविद्यालय ने, मिथिला विश्वविद्यालय ने मुझे एक छात्रों ने आज शाम में फोन किया था, बता रहा था कि मिथिला विश्वविद्यालय ने बीएड छात्रों का फीस अचानक से बढ़ा दिया है। उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया था। अब आवाज जा रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। मनीष जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। उन्होंने बीएड का फीस अचानक से 1,15,000 से बढ़ा के 1,50,000 इस तालाबंदी में कर दिया है, और आप लोग इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। छात्र से जुड़े मुद्दे पर ही आप लोग का मुख्य रूप से संज्ञान लेना ही काम है और छात्रों के हक के लिए ही लड़ना काम है। फिर भी आप इस तालाबंदी के दौर में जब विश्वविद्यालय ने बच्चों का फीस बढ़ा दिया तो आप लोग कहीं खड़े दिख नहीं रहे हैं। पार्थ जी, आपने जो बोला, क्या आपने किसी अखबार अभी तक देखा है क्या? न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन आपने देखा है क्या? हेलो पार्थ जी जवाब दे। हेलो।
माइक जी बोलिए ना, बोलिए मनीष जी, बोलिए, आवाज आ रही है? इस मसले पे जो वहाँ के कुलपति है और राजभवन, जो हमारे वहाँ पे NSUI जी, की जी। यूनिट है, उन्होंने लगातार, जी, जी। हमारा जिला अध्यक्ष है वहाँ पे त्रिभुवन कुमार, ठीक है ना, त्रिभुवन कुमार जी, के द्वारा लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है। लेकिन जी, मामला जी। ये है, अभी आप LNMU का छोड़ दीजिए, LNMU तो एक छोटा सा उदाहरण है। बिहार के तमाम जी, जी। विश्वविद्यालय और देश के जो सरकार बैठी है ना, ये लॉकडाउन का फायदा उठा करके ही तमाम चीजों की फीस जी। वृद्धि से लेकर के ये बेचने का काम कर रहे हैं। अभी तकरीबन 34 कंपनियां बेच दी गई इस लॉकडाउन के अंदर। तो ये चीजें, मैं BNMU का छात्र था, BNMU हमारा क्षेत्राधिकार में, हमारे घर के बगल में है, मधेपुरा सहरसा में। अभी LLB का यहाँ एडमिशन हो रहा है, LLB की फॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ली जा रही है, और तजुर्बे की बात है, जिस फॉर्म का दाम 500 रुपया था, अभी उसको बढ़ा के 5000 रुपया कर दिया गया है। कल हमने जब विश्वविद्यालय लॉकडाउन में बंद है, कॉलेज लॉकडाउन में बंद है, वो भी ऑफलाइन फॉर्म आखिर भरने का आदेश किसने दिया? राजभवन ने दिया, बिहार सरकार ने दिया, या फिर यहाँ के कुलपति या प्रिंसिपल अपने मन से ले रहे हैं? तो यहाँ तो सीधी सवाल है ना कि राम भरोसे हिंदू होटल में एक ही लाइन में आपको बता दिया था, विरोध अगर हम लोग आवाज तो उठा ही रहे हैं, साथ साथ जो इस सरकार के नुमाइंदे, देखिए ABVP के साथी की सबसे मजेदार बात क्या है ना, कि ये लोग अटैच रहते हैं बीजेपी से। इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका कंट्रोल चलता है RSS से, वहीं से सारा, मतलब कि वहीं से तमाम नदियां इनकी निकल रही है। लेकिन ये भाई साहब खुले तौर पे कहते नहीं है कि हम भाजपा का विरोध करते हैं या भाजपा से हमारी कोई ताल्लुकात है। तो ये बैकडोर से इनकी सपोर्ट जो है, से ये तमाम विश्वविद्यालय में सीनेट के मेंबर और सिंडिकेट के मेंबर में जो साथी बैठे हुए हैं ABVP के, आरोप लग रहा है, क्या आप पर आरोप लग रहा है, आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। देखिए, नहीं, पार्टी में चेंज नहीं कर रहा हूँ, पार्टी में मैं NSUI से हूँ, और ठीक है ना। मनीष जी रुकिए, वापस हम लौट रहे हैं पीयूष जी के पास। पीयूष जी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे, लॉकडाउन पीरियड में सरकार के द्वारा B.Ed छात्रों का फीस बढ़ा दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार के इस हरकत को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, सरकार अपने इलेक्शन का खर्चा जुटा रही है सर। यहाँ लॉकडाउन में लोगों को कमाने रोजी रोटी नहीं जुट रहा है, और यहाँ B.Ed की फीस बढ़ा दी जा रही है। अच्छा। कहाँ से जो व्यक्ति अपने कंपनी में, जिसके माता पिता कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी इस महीनों से बंद है, कहाँ से 1.5 लाख रुपए इतना पैसा देंगे? और अगर पैसा बढ़ा भी दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए करवाया जा रहा है। इसका कोई पढ़ाई से इससे कोई मुद्दा नहीं है। उनको सिर्फ मुद्दा है कि उनके इलेक्शन के कैंपेन के लिए पैसा कहीं से आए। अभी लॉकडाउन में पैसा आएगा कहाँ से? तो एक ही माध्यम में स्टूडेंट का पैसा बढ़ाया जाए, घोटाला किया जाए, अलग अलग फॉर्म भराया जाए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे होंगे ही होंगे। हम वापस लौट रहे हैं अधिवक्ता साहब के पास। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो न्यायिक प्रक्रिया से आते हैं, तो सरकार जो इस तरह छात्रों का फीस बढ़ा रही है, लॉकडाउन में तालाबंदी है, सरकार फीस बढ़ा रही है, तो आप लोग तो याचिका भी दायर करते हैं, तो छात्रों के लिए आखिरकार आप क्यों मौन हैं? नहीं, याचिका दायर भी हुई है। जैसा आप लोगों को पता होगा, जो UGC के गाइडलाइंस का मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे नहीं लगाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस किया था, जो पहले वाला प्रोसेस था, उस पर स्टे लगाया है। जो हाइब्रिड मॉडल में बता रहा हूँ, उसको नहीं लगाया है, तो लग रहे हैं। और ये जो फीस बढ़ा रहा है ड्यूरिंग कोरोना, आई थिंक तो ये कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। और ये जो MHA की गाइडलाइंस आई थी कि फीस नहीं बढ़ाना है, ये नहीं करना, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसा समय है जब करना चाहिए कि आप कोई बुराई नहीं, इस तरह का कोई भी जो सारी चिंताएं कि कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। और न्यायपालिका हमेशा है, अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी तरह का, किसी भी लगता है कि कोई ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने कर दिया और सारे यूनिवर्सिटी को यूनिफॉर्मली फॉलो करेंगे। हो सकता है दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है
जो कामेश्वर यूनिवर्सिटी है वहां हो सकता है वहां के वाइस चांसलर कुछ ऐसा प्रोसेस बनाए जो कि अनजस्टिफिएबल, आर्बिट्ररी हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जी और अब हम सूरज जी के पास वापस लौट रहे हैं। सूरज जी, आवाज जा रही है क्या? सूरज जी, हाँ आप अपना सूरज जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों की भी छात्रों का फीस बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड के छात्रों का भी बढ़ा दिया गया, अलग अलग छात्रों का बढ़ा दिया गया है। आप JNU से है, JNU छात्रों के प्रोटेस्ट का केंद्र होता है, तो आप लोग क्या सिर्फ JNU के मुद्दे तक ही सीमित रहिएगा या फिर मगध, मिथिला या बिहार के अन्य यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी कुछ बोलिएगा? जी, आपका सवाल जायज है। अगर मैं JNU के मुद्दे पे सिर्फ केंद्रित रहता तो इस डिबेट में आता ही नहीं। इस डिबेट का जो विषय है वो सिर्फ JNU पे केंद्रित नहीं है, वो पूरे देश के विद्यार्थियों पर केंद्रित है। इसीलिए तो मैंने सवाल किया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देखिए, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि कोरोना को, इस महामारी को अवसर के तौर पे ले, तो वो ले रहे हैं अवसर के तौर पे। ठीक है, JNU में अभी क्या है, JNU में सब लोगों को भेज दिया गया, स्टूडेंट्स को, और JNU में कैमरा लगाया जा रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर का ये किया जा रहा है, कैमरा लगाया जा रहा है, विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है, रेलवे को बेचा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि फीस बढ़ाई जा रही है, तो ये तो अपना काम कर रहे हैं। उनका जो लक्ष्य था कि महामारी को एक अवसर के तौर पर ले, वो ले रहे हैं। इस पे कहना ही क्या है। और ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। ये लोग एक मतलब बेशरम लोग हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को एक टेस्टिंग बॉडी बना दें और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दें। मुझे बस यही कहना, ज्यादा कुछ इसमें मैंने कहा अगर इनका बस चले तो ये कोरोना वैक्सीन की जांच स्टूडेंट पर कर दें। जी बिल्कुल पीयूष जी, बन जाने दीजिए। पीयूष जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी नहीं है और इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा छात्रों के इस मुद्दे पर? सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीतीश राज में 98% बच्चे तो ऐसे हैं, लगभग जो बच्चे IIT क्वालिफाई कर जाते हैं और उनका बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट फेल हो जाते हैं। नीतीश राज में यही तो हो रहा है सर। जो बच्चे यहाँ 98% एग्जाम में नंबर लाते हैं, उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन करते, फिर भी उन्हें जूझना पड़ता है। इसलिए हमारे यही स्टैंड है, हमारे अभी नई पार्टी है और हमारे मैनिफेस्टो का, अगर कोई ये इलेक्शन में मैनिफेस्टो का यही कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो एजुकेशन हब बनाया जाएगा। जैसे यहाँ भी, जैसे ना एक IIT का इंस्टीट्यूट है, कोटा की तर्ज पर यहाँ भी पढ़ाई विकसित की जाएगी। जैसे यहाँ IIT खोला जाएगा, मेडिकल का कैंप खोला जाएगा, जिसके तहत बिहार के स्टूडेंट को किसी अन्य राज्य में जाकर दूसरे के राज्य के गेट ठकठकाना ना पड़े। अपने राज्य में रहेंगे, अपने पढ़ेंगे। यहाँ 98% ला कर भी सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता बिहार के बच्चों का, क्योंकि वहां पे 99% सीट, लगभग 90% सीट दिल्ली के बच्चों का रिजर्व है DU में, और JNU में जाने के लिए तो भारी कंपटीशन है। आयुष आनंद जी, आपने ऑनलाइन एग्जाम्स के सपोर्ट में बहुत कुछ बोला। मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो जो बच्चे आंख से देख नहीं पाते, वो भी पढ़ते हैं कॉलेजेस में, वो बच्चों के लिए एग्जाम्स कितना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, बिल्कुल। मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मैंने कहीं सपोर्ट नहीं किया। फिर UGC ने उनके बारे में क्या आपने सपोर्ट किया? आपने सपोर्ट किया, ये झूठ मत बोलिए। आपने ये बोला है कि जो बच्चे इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे, उनको कोर्स करना चाहिए। आपने बोला है, बोलता हूँ उनको डिग्री नहीं मिलनी चाहिए, आपने ये बोला है। इसका मतलब आप ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऐसे कीजिएगा तो मैं भी कहूंगा, ऐसे कीजिएगा तो मैं भी कहूंगा मैं नाना पाटेकर हूँ। ठीक है, मैं नाना पाटेकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप। मनीष जी, क्या कहना है आपका मेरे सवालों पर? मैं बस हाइब्रिड एग्जामिनेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल, दर्शकों का एक महत्वपूर्ण सवाल, दर्शकों का कर सकता है।
दर्शकों का एक महत्वपूर्ण सवाल, हम वापस सभी प्रवक्ताओं के पास लौटेंगे। सबसे पहले पीयूष जी से। पीयूष जी, आप बताइएगा, नीतीश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अभी हमारे पास कई छात्रों का डाटा आया है कि वो एमबीए के 3rd सेमेस्टर में जा चुके हैं, कुछ का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ का एग्रीमेंट हो चुका है, उनको अभी तक नीतीश कुमार के द्वारा उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई है, कॉलेज में राशि नहीं भेजी गई है, उनका जो फी बजट बना था वो राशि नहीं भेजी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम चारों प्रवक्ताओं के पास वापस लौटेंगे। पहले पीयूष, ये सारी राशि तो सर उनके मंत्री, उनके विधायक के जेब में चली गई। ये सारी राशि इनके मंत्री और विधायक के जेब में चली गई। सर स्टूडेंट के पास उसका लाभ कैसे पहुंचेगा? लेकिन कम से कम पेपर पर और राज्य सरकार को और राज्य की जनता को बताना तो है कि हम स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, भले पैसा पहुंचे या ना पहुंचे, उससे क्या मतलब है। पेपर में, अखबार में इश्तेहार छपा देते हैं कि स्टूडेंट के लिए हम ये लॉन्च कर रहे हैं, नया योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन बिहार कितने प्रतिशत स्टूडेंट उसको अपना लाभ उठा पा रहे हैं उस स्टूडेंट उस क्रेडिट कार्ड से? ये सारा पैसा सर इनके विधायक और इनके मंत्रियों के जेब में जा रहा है। स्टूडेंट, अगर इतना ही स्टूडेंट से लगाव होता है इनका, तो सरकारी स्कूल का इतना बदहाल स्थिति हुआ है, क्या उसका ही विकास नहीं करते हैं? जहां पर मास्टर को यार राष्ट्रगान पता नहीं है, महात्मा गांधी कौन है ये पता नहीं है इनको, और ये स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड क्या लॉन्च करेंगे सर? सारा पैसा का गबन किया जाता है, बस और कुछ नहीं इनका, बस पेपर पर और लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए कि हम स्टूडेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं और हमारा भी ध्यान शिक्षा पर है। वो बस यही है, शिक्षा पर क्या ध्यान है इनका? हर साल मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में पता चलता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ के जो है वो भी वैसे ही है, शिक्षा मंत्री भी वैसे ही है। यहाँ हर साल 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं, तब पूरे विश्व को, पूरे भारत को पता चलता है, पूरे विश्व को पता चलता है कि बिहार की बदहाली शिक्षा में क्या है। लेकिन अब पेपर पर दिखाना है भाई कि हम भी स्टूडेंट के लिए सोचते हैं, वोट लेना है, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो इलेक्शन के टाइम तो ये सब नौटंकी करेंगे ही। और ये ऐसा योजना जब आता है और इसका विरोध किया जाता है, तो घोटाले का विरोध किया जाता है, तो कुछ ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जहां क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनी है ना बिहार में नीतीश कुमार जी की। जी सर। मनीष जी, मैं एक लाइन में कार्ड के मुद्दे पर, बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ। ये टोटली फेल्ड योजना है इनकी। बिहार में कहीं भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ छात्रों को दरअसल मिल नहीं रहा है। ये मिल किनको रहा है? ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं, ये इनके कार्यकर्ता क्रेडिट कार्ड है। आज अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जहां बन रहा है, आप उस जगह पे जाएंगे तो इनके पार्टी के सैकड़ों वर्कर मिलेंगे, वो दलाली करते हुए वो दिखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट को कहाँ लोन लेना है। और वो क्रेडिट कार्ड बनाने में सबसे पहले तजुर्बे की बात है कि हमारे पास सैकड़ों जो कॉलेज के लड़के थे जो यहाँ पे इंटर पास करने के बाद कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, कहीं बीसीए में लिया, कहीं बीबीए में लिया, कहीं इंजीनियरिंग में लिया, वो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर उनकी बीत रही है। कॉलेज उनका नाम काटने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उनकी प्रथम किस्त की राशि भी उनके अकाउंट में नहीं गया है। और वो इशू करवाने के नाम पे जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो वर्कर हैं, वो उनसे 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके जैसा उनको मिला वैसा वो पहले ले लिया है। तो ये टोटली फेल्ड है। और मैं एक तरह से कह दूं कि ये इनकी कमाने के कार्यकर्ताओं की कमाने का सबसे बड़ा जरिया है, और इनसे 1% भी बिहार के छात्रों को फायदा नहीं मिला है। अगर इनको करना चाहिए था सर, अगर बिहार के छात्रों की अगर हित सोचना था, तो जेएनयू जैसे संस्थान जहां सब्सिडी पे पढ़ाई होती है, आप लोन देकर के क्यों आप पढ़ाई करवा रहे हैं? आपको अगर जो स्टूडेंट होता है ना, उनपे जो खर्च होती है वो इन्वेस्टमेंट होता है। आप साहूकार की भूमिका में दिख रहे हैं। क्योंकि अगर बिहार के छात्र पढ़ते, बिहार के छात्र अगर अच्छी ज्ञान अर्जित करता, तो अच्छी नौकरी लेकर के तो वो यहीं पे तो वो करते ना, इनकम टैक्स भरते। तो अब जेएनयू जैसे संस्थान 2-4 बिहार में क्यों नहीं खुलवा सकते हैं, जहां सब्सिडी पे गरीब के बच्चे को आप एग्जाम लेकर के उनके एडमिशन लीजिए। तो समझते कि बिहार के छात्रों के लिए आप कुछ भला कर रहे हैं, आप उनको लोन दे रहे हैं, और लोन में आधी से ज्यादा राशि तो उनकी आपके जो दलाली करने वाले लोग हैं उनके पास चला जा रहा है। समय पूरा हो चुका है मनीष जी, अब हम वापस लौटते हैं आयुष जी के पास। आयुष जी, कम शब्दों में आप अपनी बात को पूरा करेंगे।
नहीं, बिहार में ये सारी जो समस्याएं हैं वो हैं, इनका निराकरण स्थानीय स्तर पे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चीजों में बड़े स्तर पे जो शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होते होंगे, ये छोटे स्तर पे जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। ये छात्र संगठनों की जिम्मेदारी है, वहाँ के लोकल नेताओं की जिम्मेवारी है कि ऐसी चोरी को रोका जाए और योजनाओं का सही लाभ, क्योंकि ये इतना ज्यादा अमाउंट है नहीं कि जिसके लिए बड़े स्तर पे चोरी हो। ये तो छोटे लेवल पे जो अधिकारी हैं वो ऐसा अगर करते हैं तो उसका बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। उस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, केस फाइल होना चाहिए। और पीयूष जी जैसा बोल रहे थे कि किसी पर आरोप केवल लगा देना बिना सबूतों के सही नहीं है। आप नए नए राजनीति में आए हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आरोप ही नहीं लगाइए, केस भी कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन बिना तथ्य परक सबूत के इस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को छोटी राशि कह रहे हैं तो लाखों स्टूडेंट अगर 1 लाख स्टूडेंट भी 2-2 हजार रुपए देता है सर, तो छोटी राशि नहीं रहती, नहीं, वो राशि बड़ी हो जाती है। आपके पास छोटी राशि नहीं आती है। अगर आपके पास चोरी का सबूत है तो पुलिस में केस कीजिए, कोर्ट में केस कीजिए। ऐसे आपको पास अगर कोई सबूत है तो कीजिए, ऐसे केवल बोल देने से राजनीति नहीं होती है सर। आप तथ्यों के साथ कीजिए। बोल कहाँ रहा हूँ सर, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट जब क्रेडिट कार्ड बनाने गया तो उस समय डिमांड किया गया कि 5,000 रुपया क्रेडिट कार्ड बनेगा, ऐसी चोरी की है तो क्रेडिट कार्ड बनेगा। और ये बात जो आप बोले कि छोटा घोटाला बड़े स्तर तक नहीं पहुंचेगा पैसा, तो लाखों लाख और 10-10 लाख स्टूडेंट यहाँ क्रेडिट कार्ड बनाने को तैयार हैं। अगर सबसे अगर 2-2, 3-3 हजार रुपया लिया जाए तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है। अगर सब स्टूडेंट के अकाउंट में अगर 25,000 का भी लोन अगर सैंक्शन किया जा रहा है तो कितना बड़ा गबन किया जा रहा है सर, ये बात का आप जवाब दीजिए। गबन किया है, नाम है आपके पास किसी का? मुख्यमंत्री करेंगे, सरकार में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो करेंगे, और क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री ने और आप तो कह नहीं सकते हैं। है आपके पास, आपने किसी को बोला कहाँ जा रहा है आखिर पैसा आखिर कहाँ जा रहा है सर, ये बताइए पैसा कहाँ जा रहा है? स्टूडेंट तक पैसा पहुंच नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड बन जा रहा है, स्टूडेंट तक पैसा पहुंच नहीं रहा है, और वो पैसा दिखा दिया रहा है कि पैसा चला गया, तो पैसा गया कहाँ? पैसा गया कहाँ? यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री के पॉकेट में गया, और किसी के नहीं, और किसी के पॉकेट में नहीं गया। स्टूडेंट तक लाभ निकल जा रहा है, कहाँ जाएगा सर पैसा? पीयूष जी, आयुष आनंद जी, ऐसा कहा जाता भाई यार, इस बात का जवाब दीजिए सर। लगातार यूं ही बहस चलती रहेगी, निदान पर कोई नहीं पहुंचेगा। मैं केस करूंगा सबके ऊपर। अगर आपके पास सबूत है तो आइए मेरे पास। आप क्या केस करेंगे सर? आप भाजपा के एजेंट लग रहे हैं क्या? भाजपा और जदयू के एजेंट लग रहे हैं सर, आप क्या केस करिएगा? आपके पास अगर सबूत है तो आइए, मैं करूंगा उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ बोलिएगा उसके खिलाफ मैं केस करूंगा। मैं तो सिंपल वकील हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ। बताइए सर, पैसा गया कहाँ? सरकार बोल रही है कि पैसा चला गया, स्टूडेंट के पास पैसा आया नहीं, तो पैसा गया कहाँ? कौन स्टूडेंट है? जवाब चाहिए ना हमको सर। हजारों स्टूडेंट वैसे हैं जिनके हजारों स्टूडेंट है सर जिनका क्रेडिट कार्ड है। और क्या केस करिएगा सर? आप तो एजेंट हैं, आप क्या केस करिएगा? गजब बात है, हवा में आरोप लगा रहे हैं आप। पता ही नहीं पर क्या करना है आरोप बताइए ना सर, पैसा गया कहाँ? पैसा कहाँ गया? पैसा सेंक्शन कर दिया गया, पैसा सेंक्शन कर दिया गया, लोगों के अकाउंट में पहुंचा नहीं, तो पैसा गया कहाँ? किसके अकाउंट में नहीं गया? इस बात का जवाब दीजिए ना। अब सर लाखों स्टूडेंट का रिपोर्ट लेकर बैठे हैं क्या? ये जवाब अब अपने मुख्यमंत्री से मांगिए। जब वहां से सैंक्शन हो गया पैसा, जब स्टूडेंट के लिए ही है, तो पैसा स्टूडेंट को मिल नहीं रहा है, तो गया कहाँ? आपको कैसे पता नहीं मिला? गया कहाँ? पता ही नहीं। मंत्री के विधायक किसी ऐसे 10 स्टूडेंट का आपके पास नाम है जिसने अप्लाई किया, जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, उनके नहीं मेरे पास आयुष जी, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट है जिनका एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन उनके अकाउंट में अब तक पैसा नहीं हुआ। एग्रीमेंट हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं, वो बिल्कुल सही, तब लाइए उस पर प्रोसेस करना होगा। वो चोरी कौन कर रहा है? करिएगा सर, वो चोरी के खिलाफ केस करिएगा। चाहिए, उसका नाम डालना चाहिए, उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उस पर लिखना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। केवल बोलने से राजनीति नहीं होगी सर। जमीन पर ये सब करने के बाद एक स्टूडेंट पढ़ाई कर लेगा। ये सब करने के बाद एक स्टूडेंट पढ़ाई कर लेगा। वापस लौट रहे हैं सूरज जी के पास। ये सब करने के बाद स्टूडेंट पढ़ाई कर लेगा सर। सूरज जी,
आपका क्या कहना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हो रही धांधली के मुद्दे पर? समय कम है। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे तो ईमानदारी पूर्वक मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे तो ज्यादा मतलब मुझे वर्तमान परिस्थिति क्या है इस पे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मैं बिहार में भी रह नहीं रहा हूँ और जो भी अखबारों के माध्यम से या रिपोर्ट के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है वो यही है कि स्टूडेंट कम्युनिटी तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और इस पे सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार के लोग ही इसमें संलिप्त है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा दूसरे लोग उठा ले जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं वैसे ही पीछे रह जाएंगे इससे। अब समय भी पूरा हो चुका है। हम आप लोगों और दर्शकों को एक चीज बता दें, दर्शकों की भारी डिमांड है लोकेश जी के। लोकेश जी अगले शो में निश्चित रूप से रहेंगे और आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निधि जी, अब कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। थैंक यू सो मच। आज हमारे डिबेट में आप लोग आए, आपने अपने विचारों को रखा। उम्मीद करते हैं सरकार इस बात पर ध्यान देगी और इसके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। थैंक यू सो मच आज की डिबेट में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट को देखने के लिए। लोकेश जी जल्दी हमारे साथ हमारे डिबेट में जुड़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लोकेश जी को भी हम आपके सामने अवगत जरूर कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले महीने की पहली डिबेट में निश्चित रूप से वो रहेंगे। अगले महीने मत बोलिए शिवम जी, अगला महीना मतलब अगस्त, बस 3 दिन ही बचे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। लोकेश जी अगले डिबेट में जरूर रहेंगे। जी धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।